अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ इस वक्त बज़ाहिर दो मुतज़ाद बयानियों की कश्ती पर सवार दिखाई देती है। एक तरफ पार्टी स्ट्रीट मूवमेंट और एहतजाजी सियासत को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, तो दूसरी जानिब मुसालहत और बैकडोर राब्तों के इम्कानात भी खुले रखने की कोशिश की जा रही है। इस सूरत हाल से यह तासुर मजबूत होता चला जा रहा है कि तहरीक इंसाफ खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। क्या इसे मुकम्मल टकराव की सियासत अपनानी चाहिए या फिर इदारों के जरिए किसी सियासी रास्ते की तलाश करनी चाहिए? इस तासुर को तक़वियत बैरिस्टर सैफ के हालिया बयान से भी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैरिस्टर सैफ ने यह दावा किया है कि बानी पीटीआई की जानिब से दी गई आखिरी हिदायत के मुताबिक वो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से आखिरी मुलाकात गुज़श्ता बरस 4 नवंबर को अडयाला जेल में हुई थी। अब अगर बैरिस्टर सैफ के इस दावे को दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका मतलब यही निकलता है कि बानी पीटीआई इदारों के जरिए सियासी रास्ता निकालने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर भी सामने आ रही है। मुज़ाकरात का मैंडेट रखने वाले महमूद खान अचकज़ई खुद स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं और वो इस बात पर कायम है कि 8 फरवरी को हर सूरत मुल्क गिर एहतजाज होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी के भी सिंध में स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकल खड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला केपी का खैर मकदम किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर सुहेल आफरीदी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सिंध में सियासी सरगर्मियाँ करेंगे तो उन्हें खुशामदीद का। शर्जील मेमन ने इस मुतालिक क्या कहा रहा, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मिस्टर केपी के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वजीर आला है, जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं। सिंध में उनको पूरी आज़ादी है कि वो आए, कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको उन तमाम एक्टिविटीज़ में उनको इजाज़त है। अब यही वजह है कि सुहेल आफरीदी इतवार के रोज़ कराची में एक बड़े जलसे का दावा भी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि वो इतवार के रोज़ मज़ार कायद पर एक बड़ा जलसा करेंगे। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि जब एक तरफ तहरीक इंसाफ बैकडोर राब्तों के जरिए मामला तय करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ स्ट्रीट मूवमेंट और 8 फरवरी के एहतजाज की भरपूर तैयारी भी जारी रखे हुए है, तो क्या तहरीक इंसाफ वाकई बैक वक्त दो बयानियों के साथ अपने मकासद हासिल कर सकेगी? दूसरी जानिब हुकूमत मुज़ाकरात की बात तो करती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा ये समझते हैं कि हुकूमत ये सब महज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रही है। इसी तराजुर में फैसल चौधरी का गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि महमूद खान अचकज़ई पर राजा नासिर अब्बास के बतौर अपोजिशन लीडर्स नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाएंगे और हुकूमत ज़िद और अना की बुनियाद पर यह फैसला करेगी। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक कभी भी नहीं होगा। महमूद खान अचकज़ई साहब और नासिर अब्बास साहब के नोटिफिकेशन नहीं होंगे अभी। उसमें क्या मसले थे सर? मसलियत नहीं, बस अना है, जिद है और नहीं की जा रही। अब सवाल ये है कि जब दोनों फरीक एक दूसरे के सामने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं है तो ये सियासी जुमूद आखिर टूटेगा कैसे? इसके साथ साथ हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात का इंदिया देती है, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की केपी की हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। हुकूमत ये तासुर दे रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकारी कर रही है। यही बात इससे कबल DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी वाज़ेह कर चुके हैं और अब आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहना है कि PTI कलदम TTP की सहूलतकारी करती है और वो कलदम तंजीम का सियासी विंग है। उन्होंने इस मुतालिक क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हमारा प्यारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पे बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जिनके जहन बहुत छोटे हैं। क्योंकि एक वो वक्त था जब टांग पे टांग रख के कहा जाता था तुम्हारे मामलात तुम्हारे से मुझे बेहतर पता है। नतीजा क्या निकला? मशरिक भी नाराज, मगरिब भी नाराज, लोगों से एक बदतमीजी का रवैया रखा गया और पाकिस्तान आइसोलेट हुआ एक शख्स की अना की वजह से। एक सियासी अनासिर का वहां पे दहशत गर्दों के साथ एक नेक्सस है, इनको आपस में जुर्म जोड़ता है। एक तरफ सियासतदान है और एक तरफ दहशत गर्द है, इसीलिए ये इसकी मजम्मत नहीं करते दहशत गर्दों की। इस वक्त डॉक्टर कादिर खान मंदुखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मंदुखेल साहब, आज जिस वक्त देखिए ना सुहेल आफरीदी साहब पहुंचे कराची और फिर सईद गनी साहब ने फूलों का हार उनको पहनाया, इस्तकबाल किया सिंध गवर्नमेंट ने, और फिर सिंध गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि वो जलसे की इजाज़त भी देंगे और जलसा करने भी जा रहे हैं सुहेल आफरीदी इतवार के रोज़। तो उसी वक्त जो है अता तारड़ साहब वज़ीर इत्तलात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फिर वो कह रहे थे कि केपी में सियासी लोगों का दहशत गर्दों के साथ नेक्सस है। तो एक तरफ वफाकी हुकूमत ये नैरेटिव बनाती है, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत तो फूलों के हार पहनाती है उनको। ये खुला तजाद नहीं? उनका अपना काम है रेहान तारिक और हमारा अपना काम है। हम सियासी और जमहूरी उसूलों पे यकीन रखने वाले हैं। सबसे पहले जब वो इन्होंने ऐलान किया था CM खैबर पख्तूनख्वा ने, तो मुझ समेत तमाम हमारे साथी जो मीडिया पे आते हैं उन्हें सब ने वेलकम किए और
अजरक टोपी का ऐलान किया है कि हम इनको पहनाएंगे। यकीनन जो सिंध में मेहमान आते हैं हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, और खाने की दावत मेरी तरफ से पहले दिन से थी और आज भी है उनके लिए। और मेरी अपनी जाती सिंध हुकूमत भी नहीं, बाकी वज़ीर आला से इनकी मुलाकात भी तय है। अगर वो सिंध असम्बली जाना चाहते हैं, वहाँ देखना चाहते हैं, जो जो जगह जगाना चाहते हैं, एक जलसे की नहीं बल्कि 3-3 जलसे की उन्होंने दरखास्तें दी है। तो यकीनन पीपल्स पार्टी अगर वो कानून के दायरे में और जिस तरह वो कानून हाथ में लेने नहीं लेते तो यकीनन हम उनका साथ देंगे, उनको खुली आज़ादी होगी। और आइन का आर्टिकल 15, 16 और 17 भी यही हमें दर्ज देता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज जो उन्होंने पीपल्स पार्टी ने, हमारे रहनुमाओं ने, जो कराची के सदर ने जो उनको इस्तकबाल किया है, वो एक अच्छा रिवाज तो है साथ साथ। लेकिन आपने एयरपोर्ट पे देखा कि पीटीआई के वर्कर आपस में लड़ पड़े, और अमूमन ये अफरा तफरी जलसे जुलूस में उस वक्त कारकुन आपस में एक दूसरे से सबकत हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी में दकम पेल होता है, और जो पुलिस और दूसरे जो एहलकार होता है उनको भी धक्के लगते हैं और उसी से बदमस्की होती है। कादिर मंदुखेल, ये बड़ा ही नेक शगुन है, जाहिर है बड़ा अच्छा जेस्चर है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ मिनिस्टर केपीके को वेलकम करके दिया है। तो कोई गिरफ्तारियां कारकुनान की या रहनुमाओं की पकड़ धकड़ तो नहीं होगी जैसी पंजाब में हुई थी? मैं पहले ये दोबारा अर्ज करूं कि अगर कानून हाथ में नहीं लेते हैं और इस तरह वो जैसे सरकारी या प्राइवेट अमला को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले नहीं करते हैं तो क्यों गिरफ्तार करेंगे? सियासी पार्टी है, सियासी लोग है, उनको हक है ये जदोजहद। और ये आइन का आर्टिकल 15, 16 और 17 हमें यही सिखाता है। और अभी तक तो फिलहाल बेहतर है और एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे हैं, वो भी अपना प्रोग्राम जारी रखे हुए है और हम भी उनको सियासी और सरकारी प्रोटोकॉल देते हुए साथ जा रहे हैं। तो फिलहाल तो नहीं है, आगे अल्लाह खैर करेगा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना पॉलिटिकल अपोनेंट समझती है, ज़्यादा थ्रेट समझती है, तो इसलिए वहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रवा रखी वो डिफरेंट थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा सीरियस थ्रेट नहीं है इस वक्त, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी उनको स्पेस भी दे रही है, वेलकम भी कर रही है, रूम भी दे रही है। देखिए, हमें सीरियस थ्रेट तो पहले भी नहीं था, लेकिन ये कि पंजाब नून लीग का सियासत तो का अंदाज हाइब्रिड सिस्टम वो खुद ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हाइब्रिड निज़ाम के तहत वो आदि है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी तरफ से नहीं है, सियासी लोग हैं, उनको बिल्कुल हक है ये सारी जदोजहद करने का। ठीक, तो मंदुखेल साहब, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। तो क्या इसी तरीके से इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करें, हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत और पीटीआई को बिठाने में या इंगेजमेंट में, मुज़ाकरात के लिए भी कोई किरदार अदा कर सकती? देखिए, पीपल्स पार्टी तो पहले ही किरदार अदा करते हुए आ रही थी। ज्वाइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब आपको याद होगा। मुझ जैसे कारकुनों ने हर जगह हर शो में इनको यही ऑफर की, आज भी यही इनको करें कि अगर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जैसे हमने इसको ऑफर की थी पीटीआई को, और पीटीआई का वज़ीर आज़म होता तो ये दिन दो नहीं देखने पड़ते, सब चीज़ उनके हाथ में होता। फॉर्म 47 की इंक्वायरी भी करा सकते थे। जो इंक्वायरी उनकी केसेस के हवाले से जीआईटी या कमीशन बने के, वो भी उनके इख्तियार में था वज़ीर आज़म में। तो ये सारा चीज़ उनके अपने, आज मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको ये इदराक तो हो गया ना कि हमने गलत किया है। और आगे चल के पीटीआई के हाथ में आप देख रहे हैं, पीटीआई का इस वक्त कोई नहीं है और 5-6 दड़े हैं। आप देख रहे हैं, एक तरफ उन्होंने महमूद खान चकवी साहब, एक शरीफ आदमी को आगे एहतियात का सरबरा बना के अकेला छोड़ दी, चलो भाई तू खुद ही जा पंजाब। आप देख रहे हैं एक साबिक एमएनए जो अमजद न्याजी साहब मेरे अच्छे दोस्त है, वो उनके साथ है, कोई लीडर उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ गौर खान इस्लामाबाद में बैठे हुए, वो वज़ीर आला का दौरा, सरकारी दौरा कहते हैं, आपको याद होगा पंजाब के दौरे में का। तो इसी तरह उनके कई दड़े हैं। तो मैं खुद उनको समझ में नहीं आ रही कि क्या करे, कि नए नए सियासतदानों को आजमा रहे हैं, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसको अपोजिशन लीडर बना दे। तो मेरे ख्याल में गौर खान और दूसरे लोग उनके नाराज है इसी वजह से। और सेम आपने दुनिया की तारीख में कोई ऐसा कोई तहरीक देखा होगा जो वज़ीर आला चला रहा होगा, और तहरीक तो सियासी पार्टी चला रही है, वज़ीर आला कौन सा तहरीक चलाता है? बरल चलाते हैं, वो उनका अंदाज है, हम फिर भी उसको खुशामदीद कहेंगे। ठीक है, चलाए, क्या करेंगे? कराची में जलसा करेंगे, 4 करोड़ की आबादी वाले शहर में कितने लोगों को इकट्ठा करेंगे आप और हम देख लेंगे इतवार का दिन। तो मंदुखेल साहब, हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात के लिए?
देखिए, हुकूमत तो खेल रही है पीटीआई के साथ और पीटीआई भी खेल रही है, दोनों संजीदा नहीं है, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिए, बड़ी हमने उसको अप्रिशिएट किया और साथ ही इसने बोला कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। भाई शर्त तो नहीं होती है, जो मुज़ाकरात होते हैं उसमें तो मुतालबात तो होते हैं। और आपने देखिए अगले 2-4 मिनट में हलीमा बीबी ने कहा कि जो मुज़ाकरात करेगा उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कहता हूँ पीटीआई के लोगों से शुक्र करो, उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक नहीं कहा आपको, तो आपका ये रवैया इन दोनों का, वो जारी बात है पीटीआई की जो नई वकला की क़यादत है वो अपने मजे लूट रहे हैं, उनको सियासी तौर पे जो है ना मीडिया भी बुलाते हैं और वो असम्बली की प्रिविलेज भी जो है ना वो एंजॉय करते हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को भी अपना कोटा पूरा है, 170 एमएनए उनके पास है, हुकूमत को भी किसी अदम एतमाद की तहरीक किसी की कोई उनको खतरा नहीं, इसी वजह से हुकूमत भी खेल रही, क्यों मुज़ाकरात करे। ठीक है, 5 साल जो लबो लहजा हुकूमत का है, अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी देखने और सुनने को मिला, वो भी लबो लहजा को मुज़ाकरात वाला या मुज़ाकरात का माहौल पैदा करने वाला तो नहीं है, उसके लिए तो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। अब गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर्स की तकर्री एटलीस्ट हुकूमत कर दे, वो नहीं कर रही, उसमें भी इनसिक्योर है या उसमें भी पीटीआई के साथ खेल रही। वो उस पे मुझे इख्तलाफ है अपोजिशन लीडर के उसमें। देखिए रियान, अपोजिशन लीडर जो है ना वो इस वक्त जो असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी है वो नून लीग है, दूसरे पार्टी है, तीसरे पे एनकेएम है, चौथे पे मौलाना साहब है। पीटीआई तो नहीं है ना, आजाद अरकान जरूर है। अब अगर वहाँ पीटीआई के अंदर 30-40 लोग जो अंदर से मिले हुए हुकूमत के साथ, वो शौकत यूसुफजई ने मेरे साथ एक शो में कहा कि एफिडेविट दे चुके हैं, तो वो अगर शेर अफजल मरवत खड़ा हो गया या मौलाना फजल रहमान साहब खड़ा हो गया तो पीटीआई के आधे लोग उनको वोट दे देंगे। तो वो तो मैं हुकूमत की बात की हिमायत करता हूँ स्पीकर की, इस वजह से जिनके पास ज्यादा वोट हो, जो ज्यादा दस्तखत लिया है वही अपोजिशन लीडर होगा, वो पीटीआई ला नहीं सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि अता तारड़ जो है ना वो भी शरपसंदी का सियासत करता है हमेशा पे। आप देख रहे हैं, उनको पता था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची का दौरा करे, सारे मीडिया लाइव चलाएंगे, उसने अपनी भाषण शुरू कर दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये भी एक इंतशार है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे बचना चाहिए। अब वो महमूद खान चकज़ई साहब का जो एक जुलूस था वो एक पुरअमन जुलूस, और वो कहते हैं कि हम किसी झगड़ा नहीं है, उनकी गाड़ी की शीशे तोड़े, किसने तोड़े? अता तारड़ ने नहीं तोड़े तो उनके लोगों ने तोड़े होंगे, उनकी गुल्लू भट्टो ने तोड़े होंगे। जारी बात है सिंध के अंदर अगर पीटीआई के जलसों के ऊपर खुदा न खासा कोई हमला होता है तो हम जिम्मेदार होंगे, जारी बात है, हमारा काम है इनको सिक्योरिटी देना। तो कौन लोग थे जिन इनके ऊपर हमले किए, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिए? तो ऐसे इंतशार की सियासत जो है ना वो मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि वो करे। अभी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि स्पीकर चैम्बर हाजिर है, आइए मुज़ाकरात की दावत है। फिर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ये कहते हैं कि हर तरह के मामलात के ऊपर वज़ीर आज़म तो जायज़ मुतालबात कहा था ना, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं किसी मामले पे मुज़ाकरात बातचीत हो सकती है। तो आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एट दिस पॉइंट इन टाइम वो इस मौके को, क्योंकि आप तो बैठते हैं, आपके दोस्त है, ज़ाहिर है असम्बली के अंदर बैरिस्टर गौर से भी मुलाकात होती है, कि इस मौके को कहीं कैपिटलाइज किया जा सकता है? रियान देखो, सबसे पहले हुकूमत भी मैंने कहा खेल रहे हैं, उसकी ताज़ा वजह ये है, वो ये कहता है कि स्पीकर की चमरे में आज जो बंदा मर चुका है इरफान सिद्दीकी साहब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमा दे, उनकी सरबराही में जो कमेटी थी, बोलो भाई पहले सरबराह तो बना लो कमेटी का, आप उन्हीं की बात करें, आप नॉमिनेट करें किस किसने करना है, आपकी इत्यादि कौन साथ होंगे, उसके बाद अपोजिशन की बारी है, उनके इम्तिहान है कि वो आपसे बात करेंगे। तो आप मुझे बताओ, एक काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिए बेवकूफ बनाने के लिए, उसके बाद क्या स्टेप लिए आप मुझे बता देना, किन से बात करे? स्पीकर से तो नहीं, स्पीकर तो एक कस्टोडियन है हाउस को, वो क्या बात करेंगे? इरफान सिद्दीकी एक वो था उनका, उसको कमेटी को लेके लीड करा था, वो बेचारा तो दुनिया में नहीं है। तो आपको ये सरबराह बना दे और उसके बाद 5-7 जितने लोगों को, उसके बाद आप पोजीशन के कोर्ट में गेंद फेंके कि वो आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ, दोबारा कहूंगा, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे, कोई संजीदा नहीं है, न पीटीआई न मुस्लिम लीग नून। लास्टली मधुखेल साहब, देखिए कितनी मज़ाका खेज बात है कि हुकूमत तो है लेकिन ऑपोजिशन कोई नहीं है पार्लियामेंट के अंदर प्रैक्टिकली, तो ये तो हुकूमत की अपनी लेजिटिमेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं, वो उसमें आप पिछली हुकूमत को भी आप देख लिया, अगर पीटीआई ने खुद कर दिए और अजहर रियाज जो इनसे टूट के आता वही अपोजिशन लीडर बन गया, तो मैं ये समझ रहा हूँ ये तो पीटीआई को, अपोजिशन को सोचना चाहिए कि उनका किरदार क्या है। देखो हुकूमत तो मजे ले रही है, हुकूमत को इससे अच्छा अपोजिशन को कौन सा मिलेगा? तो इस वजह से जो है ना, ये तो अपोजिशन देख लें, अपोजिशन पार्टियां एक दूसरे को मुतहद नहीं कर सकते। पीटीआई खुद अपने आप में 3-4 ग्रुप या 7 ग्रुप है वो इकट्ठे नहीं कर सकते। जमात इस्लामी को क्यों वो अपने साथ नहीं ले रहे? माजी में भी इत्यादि थी, मौलाना
राना साहब को क्यों साथ नहीं ले रहे, वो इनके इत्यादि के। तो आप ये देख लें कि सरकार हुकूमती पार्टियों को तो छोड़ो, बजाय उनको तोड़ना चाहिए अपने साथ मिलाने के लिए। वो अपनी जो अपोजिशन पार्टी है उनको इकट्ठे करने, उनको भी तो छोड़िए। अपनी पार्टी के अंदर जो ग्रुप है, चाहे वो गौर खान का ग्रुप है, असद कैसर का ग्रुप है, ये वज़ीर आला का ग्रुप है, वो पंजाब में जो आसिरान का ग्रुप है, और फिर जाके अली मौलवी करो, कितनी ग्रुप में आपको गिनवा दूं। ये कोई मगज चल रहा है, कोई मशक चल रहा है, तो अब खुद वो इत्तेहाद नहीं है तो हुकूमत की तो मजे आएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मंदू साहब आपके वक्त। राइटली पॉइंटेड आउट, जाहिर है ऑपोजिशन लाइंस बनाना तो दरकिनार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इट सेल्फ फ्रैक्शंस के अंदर बटी हुई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को मैंडेट दिया कि बातचीत करनी है, और उसके बाद उन्हें भी स्ट्रीट मूवमेंट पे लगा दिया, और फिर हमने देखा महमूद खान अजगज़ई काफ़िले की सूरत में पंजाब का रुख करते हैं, और उनके साथ भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से, मरकज़ी लीडरशिप में से मौजूद। तो हर एक ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। हुकूमत तो खेल रही है, संजीदा नहीं है। आप बतौर अपोजिशन, बतौर पॉलिटिकल पार्टी कितने संजीदा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। ईरान इस वक्त एक कसीरुल जहती माशी और सियासी दबाव के दौर से गुजर रहा है, जहां मुल्कगीर एहतजाज महज दाखिली मामलात का नतीजा नहीं बल्कि एक तवील बैन-अल-अक़वामी कशमकश और आलमी ताकतों की पॉलिसीज़ का बराह रास्त असर मालूम होता है। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मुजाहिरों ने रफ्ता रफ्ता 27 सूबों तक फैल कर यह वाज़ेह कर दिया है कि ईरान को दरपेश चैलेंजेस मकामी सतह से कहीं आगे जा चुके हैं। मुजाहिरों की जड़ में बुनियादी तौर पर वो माशी मुश्किलात शामिल हैं जो बरसों से जारी गैर कानूनी और एकतरफा पाबंदियों के बाइस पैदा हुई हैं, जिन्होंने आम ईरानी शहरी की ज़िंदगी को शदीद मुतासिर किया है। ईरान पर आयद अमरीकी और मगरबी पाबंदियाँ बज़ाहिर हुकूमती पॉलिसीज़ को हदफ बनाने के दावे के साथ नाफिज की गई, लेकिन अमली तौर पर इनका सबसे गहरा असर आम आवाम पर पड़ा है। तेल की बरामदात पर कदगन, बैन-अल-अक़वामी बैंकिंग निज़ाम से कटाव, ज़र मुबादला की किल्लत और आलमी तिजारत में रुकावटों ने ईरान की मईशत को दबाव में रखा है। इन हालात में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, दरामदात में कमी और रोज़मर्रा अखराजात का बढ़ जाना एक नागुज़ीर हकीकत बन गया है, जिसके असरात बराह रास्त अवामी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। अब यही माशी दबाव एहतजाज की बुनियादी वजह बनकर सामने आया है। ये मुजाहिरे किसी एक सियासी नारे या नज़रियाती मुतालबे तक महदूद नहीं बल्कि बज़ाहिर ज़्यादातर माशी नौयत के मसाइल के गिर्द घूमते दिखाई देते हैं। अवाम की जानिब से सड़कों की बंदिश, टायर जलाना और बड़े शहरों में नकलो हरकत मुअत्तल करना दरअसल इस बेबसी का इजहार है जो पाबंदियों के नतीजे में पैदा हुई है। इन मुजाहिरों में शामिल अफराद का मौक़िफ़ यह है कि आलमी सियासी कशमकश का बोझ मुसलसल आम शहरियों पर मुंतकिल हो रहा है, जबकि उनके पास इस सूरत हाल से निकलने के लिए कोई बराह रास्त इख्तियार मौजूद नहीं है। अब ईरान में इंटरनेट की बंदिश भी इसी तनाजुर में देखी जा रही है, क्योंकि इस वक्त ईरान में मुकम्मल कौमी इंटरनेट ब्लैकआउट नाफिज कर दिया गया है, जिसका मकसद मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल को काबू में रखना और अफवाहों के फैलाव को रोकना बताया जाता है। ताहम आलमी सतह पर इस इक़दाम को इस बहरान की संगीनी के तनाजुर में देखा जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि तेहरान समेत बड़े शहरों में मुजाहिरों के दौरान झड़पों और जानी नुकसान की इतलात ने आलमी तवज्जो मजीद बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अमवात में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकार दोनों शामिल हैं, जबकि बाज़ हलाकतें भगदड़ और हंगामी हालात के बाइस हुई हैं। ये सूरत हाल वाज़ेह करती है कि जब माशी दबाव एक ख़ास हद से तजावुज़ कर जाता है तो समाजी नज़्म ज़ब्त पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं, जिसके नताइज पेचीदा और हसास हो सकते हैं। इसी पस मंज़र में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने एक नया बैन-अल-अक़वामी ज़ाविया पैदा कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ के जो फॉक्स न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया गया उसमें उन्होंने ईरान को ख़बरदार किया है कि अगर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई तो अमरीका ईरान को सख्त तरीन जवाब देगा। इस वक्त सैयद हमजा रिफत इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हमजा रिफत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हमने वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो देखा, फिर ग्रीनलैंड के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके ऊपर भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अपने खदशात का इजहार कर रही है। ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप वर्जन 2.0 हम देखने को मिल रहा है, एक तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कैंपेनिंग चल रही थी, उसके बाद जो कुछ हुआ है, क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी मालूम होती है जो ईरान में जो कुछ हो रहा है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से इस वक्त इरानियन सुप्रीम लीडरशिप को डोनाल्ड ट्रंप को बैश करने से बजाय इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस का एक सियासी हल इनको निकालना पड़ेगा। अगर आप स्टेटमेंट्स को उठा के देख लें, जो तेहरान की लीडरशिप है वो कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं लोग, दीज आर फॉरेन स्पॉन्सर्ड मर्सनरीज, ये लोग टेररिस्ट हैं, इनको CIA फंडिंग कर रही है। बट हकीकत में ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए हैं? इस वजह से शुरू हुए हैं क्योंकि ईरान की जो नेशनल करेंसी है रियाल, वो इतनी ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी थी कि जो बेसिक हाउस सप्लाईज हैं, जिससे ईरानियन घर के अंदर जो चूल्हे जलते होते हैं वो भी जो उनको मयसर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इट स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल। तकरीबन 31 लोकेलिटीज के अंदर ये
प्रोटेस्ट जो है ये जो है मंजर आम के ऊपर आ रहे हैं, एंड देयर आर चांस के डेथ टू द डिक्टेटरशिप, डेथ टू द रजीम, और इस तरह के भी चांस आ रहे हैं डेथ टू अमेरिका। तो इस वक्त जो प्रोटेस्टर्स को अगर आपने क्वेल करना है, इसमें ज़रूरी ये है कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज की, निकोलस मडूरो की हुकूमत को हटा दिया है, और जो उनकी मारिया साहिबा जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं, जो बहुत बड़ी जायनिस्ट खुद है, उनको लेके आने की कोशिश की जा रही है। कोलंबिया को थ्रेट्स इशू किया जा रहा है, ब्राज़ील के ऊपर भी एक खदशा हो सकता है। पर ईरान की सिचुएशन को डील करने के लिए एक लोकलाइज सोल्यूशन का होना ज़रूरी है। अगर आप मौका देंगे फॉरेन पावर्स को कि वो आके इंटरवीन करेंगे, तो वो फिर मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे, खास तौर पे अगर एक सुपर पावर है और एक ऐसी कौम है जो बेसिकली इंटरवेंशनिस्ट, या एक ऐसा लीडर जो बेसिकली एक इंटरवेंशनिस्ट कहलाया जाता है। तो हमजा रिफत साहब, लोकल लेवल पे हु कैन प्ले द रोल, मतलब इसमें कौन इंटरवीन कर सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम? सुप्रीम लीडरशिप है। आयतुल्लाह अली खामेनी की अगर आप ओवरऑल स्टेटमेंट्स को उठा के देख लें तो काफ़ी सख्त किस्म का रद्द अमल आ रहा है कि द प्रोटेस्टर्स नीड टू स्टॉप, और वायलेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, जो हो भी रहे हैं, बट इससे सिचुएशन जो है वो क्वेल नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि 2009 के अंदर भी जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो एक काम सा मैसेज गया था सुप्रीम लीडरशिप की तरफ से कि प्लीज प्रोटेस्ट ना करें, आए मुज़ाकरात करते हैं, और इकोनॉमिक जो हार्डशिप है जिसको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं उसको लेके आगे का राह अमल जो है वो हम तैयार करते हैं। इस वक्त इस किस्म की कोई सिग्नलिंग नहीं आ रही, which is actually very very alarming for Iran, क्योंकि इजराइल जो है, हमें पता है कि ईरान में पिछले साल अगर हम रिकैप करें तो किस किस्म की बर्बरियत, चाहे वो प्रॉक्सीज के हवाले से अगर हम बात करें हिजबुल्लाह के अंदर लबनान में, या ईरान के ऊपर जो डायरेक्ट अटैक्स इजराइल ने किए थे, जो बुज़दिलाना हमले किए थे, इस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का सख्त इक़दामात अगर सुप्रीम लीडरशिप उठाएगी तो इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अमेरिका को सिर्फ एक वैक्यूम चाहिए, और वो वैक्यूम आपने देख लिया कि वेनेजुएला के अंदर जो निकोलस मडूरो की भी जो सपोर्टर्स थे उसकी अच्छी खासी तादाद अभी भी आपको नजर आ रही है, तो उन्होंने निकोलस मडूरो को हटा दिया था। तो ईरान के साथ तो काफी जो फॉरेन कंस्पिरेसीज हैं ये तो काफी खतरे के मानी रखती हैं अगर इस तरह का रद्द अमल इन्होंने अपनाए रखा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, और अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें हम इन रीसेंट पास्ट हिस्ट्री, तो उसमें जाहिर है एक तो पुरस्कार हेलीकॉप्टर हादसा था ईरानियन प्रेसिडेंट का, उसके बाद फिर जो इजराइल की कार्रवाइयाँ थी वो सब देखी। तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो एहतजाज कर रहे हैं, क्या वो लेफ्ट विंग के लोग हैं जो सुप्रीम लीडरशिप के अगेंस्ट हैं, राइट विंग के अगेंस्ट है, वो सड़कों पे निकले हुए हैं, या फिर ये एक प्लान्ड किस्म का एक इवेंट जैसे ईरानी लीडरशिप कहती है वो आपको मालूम होता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मालूम होती है? देखिए, जो तेहरान का जो ग्रैंड बाजार है ये यहाँ से शुरू हुआ था। ये बेसिकली मर्चेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ये लोग वो लोग हैं जो तिजारती लोग हैं। राइट लेफ्ट विंग की मैं लेबल्स नहीं इस्तेमाल करूंगे, ये बेसिकली ट्रेडर्स हैं, ये चाहते हैं, दुकानदार हैं जो चाहते हैं कि जो बेसिक सप्लाईज हैं वो मतलब बेसिकली सही कीमत के हवाले से उनको सप्लाईज मिले, जो इस वक्त उनको नहीं मिल रही, क्योंकि जो उनकी करेंसी है रियाल वो बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। ईरान हैज बीन अंडर सैंक्शंस फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इकोनॉमिक हार्डशिप हमेशा से वहां पर रही है। क्योंकि इंडिपेंडेंट पोलिंग ईरान के अंदर नहीं होती तो हमें नहीं पता चलता कि पब्लिक सेंटिमेंट रजीम के फॉर है या रजीम के अगेंस्ट है। पर इस वक्त हमें नजर ये आ रहा है, ये आम लोग हैं, दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर वुमेन, दीज आर प्रोटेस्टर्स जो हु कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सिर्फ एक आइडियोलॉजी के हामिल नहीं है। पर अगर ईरानियन लीडरशिप इसको स्पिन करती है कि कंजर्वेटिव्स हैं, CIA के लोग हैं, ज़ायनिस्ट है, मोसाद है, ये इस तरह की चीज नहीं चलेगी, क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। पर असल मसला है इकोनॉमिक हार्डशिप का, और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई पॉलिटिकल सियासी हल इसका नहीं निकलता तो फॉरेन पावर्स को मौका मिल जाता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट अभी चलाया है कि अगर तो इफ दे यूज हार्ड हैंडेड टैक्टिक्स, जो वो कर भी सकते हैं, तो फिर अमेरिका फिर इंटरवीन करेगा। अब खबरें इतलात क्या मौजूद है आपके पास, क्योंकि हमेशा ये कॉन्स्पिरेसी तो रही है कि रिजीम के अंदर शायद कोई गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है, वहाँ पे भी कोई कंसेंसस मौजूद नहीं है, तो आपको लगता है कि विद इन द रिजीम कंसेंसस है, या IRGC और फिर सुप्रीम लीडरशिप के माबैन कहीं ना कहीं कोई स्पेस है जिसको कैपिटलाइज कर रहे हैं कुछ लोग? मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं, पर कहना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि इरानियन लीडरशिप के अंदर कोई एज सच डाइसेंट का कोई मौका नहीं मिलता, और ये बहुत सारी अथॉरिटेरियन रेजीम्स है, मतलब आपको मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये चीज़ नजर आती है कि डाइसेंट का एज सच कोई स्पेस नहीं मिलता। पर अगर हम बात करें ओवरऑल तो यस, दे आर पीपल हु वांट टू नेगोशिएट विद द प्रोटेस्टर्स, बट जो सुप्रीम लीडर की तरफ से अगर आप स्टेटमेंट्स को उठा के दो, यही लेटेस्ट खबर है कि द प्रोटेस्टर्स नीड टू कॉल इट ऑफ, उनको चाहिए कि वो रिट्रैक्ट करें, फॉरेन कंस्पिरेसीज का नाम का हिस्सा ना बने। उन्होंने फॉरेन मर्सनरीज का नाम लिया है, और मर्सनरीज जो है वो होते हैं जिस तरह वैगनर ग्रुप है रूस का, और एक जमाने में जो है जी होता था US का, जो CIA के जो मर्सनरी ग्रुप्स है। इस तरह के लेबल जब आप लगाएंगे तो फिर प्रोटेस्टर्स और ज्यादा इम्बोल्डन हो जाएंगे। मसला आ रहा है, दिस इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, इसको इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हल करना पड़ेगा, हार्ड हैंडेड टैक्टिक से आप इसको हल नहीं कर सकते।
ठीक, लास्टली देखिए ये प्रॉब्लम रिवॉल्व्स अराउंड इकोनॉमी सेंट्रिक इशू है। तो अगर ईरानियन फ्रेंड्स की बात करें तो दोस्त ममालिक में से कौन है जो अभी रेस्क्यू कर सकता है, या कौन बहुत करीब नजर आता है आपको? मेरे ख्याल से रशिया इज द मोस्ट ऑब्वियस आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर बात है रूस क्योंकि ऑलरेडी सैंक्शंस के अंडर है, पर उन्होंने सस्ता तेल जो है वो भारत को भी भेजा है। पाकिस्तान जब खरीदना चाह रहा था तो उसके ऊपर एक आउटक्राई होना शुरू हो गई थी। पर कहने का मकसद है कि रशिया वो एक क्रेडिट लाइन या ऑयल सप्लाईज आप दे सकते हैं जिसकी वजह से टेम्पररी रिलीफ मिल जाए। ईरान हैज इमेंस अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, बट उनको चाहिए ये कि वो एक ऐसे मुल्क के साथ, और रशिया रिमेन्स एन एनर्जी सुपर पावर डिस्पाइट ऑल ऑफ इट्स जो सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से रूस एड के ऊपर आ सकता है। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना की एक नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है जो चो एंड लाई की 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है। वो चाहेंगे कि रिस्ट्रेंट हो, रिजीम को बैक भी करेंगे, पर वो ओपनली इंटरवीन नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त रूस इज वन कंट्री जो ईरान की जो रिजीम है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईद हमजा रिफत साहब हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन से एक्सपर्ट, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीम्स हैदराबाद और सियालकोट के इजाफे ने लीग को एक क्रिकेट इवेंट के दायरे से निकालकर एक मुकम्मल स्पोर्ट्स बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया। ये फैसला जाहिर करता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट अब सरमायाकारी, मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू के एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब जैसा कि सियालकोट की फ्रेंचाइज ओजी डेवलपर्स की जानिब से 1 अरब 85 करोड़ में खरीदी गई है, जबकि एफकेएस ग्रुप ने हैदराबाद की फ्रेंचाइज 1 अरब 75 करोड़ रुपए में हासिल की है। ये आदाद शुमार इस हकीकत को वाजे करते हैं कि पीएसएल अब सरमायाकारों के लिए एक मुनाफा बख्श और पायदार प्लेटफॉर्म बन चुकी है। और बिडिंग के इस अमल के नतीजे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजमूई तौर पर तकरीबन 36 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है, जो पीसीबी की माली तारीख में एक गैर मामूली पेशरफ्त समझी जा रही है। इसी तनाजुर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस तौसीक को पीएसएल के एतमाद और साख का मजहर करार दिया है। अगर माली पहलू का तफसीली जायजा लिया जाए तो सबसे नुमाया नुकता नई टीम्स की सालाना फीस है। हैदराबाद और सियालकोट की दोनों टीम्स मजमूई तौर पर 360 करोड़ रुपए सालाना फीस अदा करेंगी, जो मौजूदा 5 टीम्स की मजमूई सालाना फीस यानी 264 करोड़ रुपए के मुकाबले में 34% जायद है। ये फर्क महज आदाद का खेल नहीं बल्कि पीएसएल की बढ़ती हुई वैल्यूएशन और मार्केट डिमांड का वाज़ेह सबूत है। ये इजाफी आमदन बराह रास्त पीसीबी को फ़ायदा पहुंचाएगी, जिसे डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, नौजवान खिलाड़ियों की डेवलपमेंट और विमेन क्रिकेट के फ़रोग पर खर्च किया जा सकता है। यूपीएसएल न सिर्फ बैन अवी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी कर रही है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी क्रिकेट के पूरे निज़ाम को मजबूत बनाने का जरिया बनती जा रही है। पीएसएल सीजन 11 में टीम्स की तादाद बढ़ने से मैचेस की तादाद में भी इजाफा होगा, जिसका बराह रास्त फ़ायदा ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप और इश्तहारात की शक्ल में पहुंचेगा, क्योंकि ज़्यादा मैचेस का मतलब ज़्यादा एयर टाइम, ज़्यादा डिजिटल इंगेजमेंट और ज़्यादा कमर्शियल का हुसूल है, जो ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स दोनों के लिए कशिश का बाइस बनते हैं। यही वजह है कि मुस्तकबिल में पीएसएल के मीडिया राइट्स की मालियत में नुमाया इजाफे की तवक्को की जा रही है, जो पीसीबी की आमदन को लॉन्ग टर्म बुनियादों पर मुस्तहकम करेगा। अब नई टीम्स का पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होना जोग्राफियाई और समाजी सतह पर भी पीएसएल को वुसअत देता है। सियालकोट और हैदराबाद जैसे शहरों की नुमाइंदगी से लीग का दायरा कार चंद बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि क्रिकेट का जुनून मुल्क के मजीद इलाकों तक फैलेगा। इसके नतीजे में मकामी शायकीन की शमूलियत बढ़ेगी, टिकट सेल्स में इजाफा होगा, मर्चेंडाइज और लोकल स्पॉन्सरशिप्स के नए मौके पैदा होंगे, जो मजमूई मईशत और स्पोर्ट्स कल्चर के लिए खुशाइद साबित होंगे। यानी देखा जाए तो पीएसएल में 2 नई टीम्स का इजाफा एक स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी है, जो माली इस्तेहकाम, आलमी साख और तवील मुद्दती तरक्की की जमानत भी बन सकती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भारत में मोदी हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज देखकर ये और भी वाज़ेह हो रहा है कि वो सिक्योरिटी, नज़्म व नस्क और कानून के नाम पर दरअसल एक मखसूस नजरियाती एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका हदफ अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को अवामी ज़िंदगी से महदूद करना है। जैसा कि बिहार में हिजाब और नकाब करने वाली ख़वातीन को ज़ेवरात फ़रोख्त न करने का हालिया फैसला इसी सिलसिले की एक और कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, जो महज एक इंतज़ामी इक़दाम नहीं बल्कि गहरे समाजी और आइनी बहरान और मोदी सरकार की ज़हनी पस्ती की अलामत बन चुका है। भारत में मोदी हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ को देखते हुए अब यह हकीकत किसी अबहाम का शिकार नहीं रही कि सिक्योरिटी, नज़्म व नस्क और कानून के खुशनुमा नारों की आड़ में दरअसल एक मुनज़्ज़म नज़रियाती एजेंडा नाफिज किया जा रहा है। एक ऐसा एजेंडा जिसका बुनियादी हदफ अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को अवामी ज़िंदगी से महदूद करना और उन्हें दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर पेश करना है। यही वजह है कि भारत की रियासत बिहार में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन की जानिब से जारी की गई हिदायत के मुताबिक हिजाब, नकाब, स्कार्फ, हेलमेट या किसी भी सूरत
चेहरा ढांपने वाले अफराद को शनाख्त जाहिर किए बगैर जेवरात फरोख्त नहीं किए जाएंगे। बज़ाहिर इस फैसले को सिक्योरिटी खदशात से जोड़ा जा रहा है, ताहम इसके अमली असरात बराह रास्त एक मखसूस मजहबी तबके यानी मुस्लिम खवातीन पर मुरतब हो रहे हैं। यही वजह है कि इस इकदाम को महज सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की बजाय इम्तियाजी फैसला करार दिया जा रहा है। इस फैसले का सबसे तशवीशनाक पहलू यह है कि यह भारत के आइन में दी गई मजहबी आज़ादी और शख्सी वकार जैसे बुनियादी हुकूक से मुतसादिम दिखाई देता है। मोदी इस्लामोफोबिया में मुब्तला होकर अपने ही आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। महज ज़ाहिरी हुलिये की बुनियाद पर किसी शहरी को तिजारती सरगर्मी से रोकना एक ख़तरनाक नज़ीर कायम करता है जो सेकुलर रियासत के तसव्वुर को कमज़ोर करता है। इससे कबल हालिया दिनों में बिहार के वज़ीर आला की जानिब से एक मुस्लिम खातून डॉक्टर के नकाब खींचने का वाक़या भी सामने आया और इस वाक़े ने मुस्लिम कम्युनिटी में पहले ही अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास महरूमी को जन्म दिया था और अब ज्यूलर्स के इस फैसले ने इस तासुर को मज़ीद तक़वियत दी है कि रियासती माहौल मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के लिए गैर महफूज बन चुका है। मोदी की नाम नहाद हुकूमत और मुतल्लिका तंजीमें मखसूस मजहब को निशाना बनाने की तरदीद करती रही हैं, लेकिन मुसलसल रूनुमा होने वाले वाक़यात ज़मीनी हकीकत की एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। बुनियादी तौर पर यह इक़दाम इंसानी हुकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। इसके पीछे बीजेपी और RSS की नज़रियाती सोच का असर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और भारत की मौजूदा सियासत में ऐसे फैसले एक वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा है जहां मजहबी शनाख्त को बतदरीज अवामी दायरे से बाहर धकेलने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि अगर सिक्योरिटी खदशात वाकई एक मसला है तो उसका हल इम्तियाजी पाबंदियों में नहीं बल्कि जामे और गैर जानिबदार पॉलिसीज़ में होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।